अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल ख़बरें, कुछ इंग्लैंड के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उस तरफ जाने से पहले एक ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये मैंने एक कार्टन के ऊपर लगा हुआ देखा। उस पर लिखा है कि मेड इन इज़राइल। The product was produced by Jews and Arabs working side by side in peace and harmony। अब यहाँ पे मेरे पास सोचने के लिए एक चीज़ आ गई जहन में कि इसने लिखा है कि ज्यूज़ एंड अरब्स, ज्यूज़ एंड मुस्लिम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ज्यू यहूदी भी एक मज़हब है। आपको इथियोपिया के भी यहूदी मिलेंगे, आपको अमेरिका के यहूदी मिलेंगे, आपको रशिया के यहूदी मिलेंगे, आपको यहूदी पूरी दुनिया के मिलेंगे, लेकिन इन्होंने ज्यू और अरब कहा। यहाँ पे ये सवाल होता है कि मुसलमान एक कौम नहीं है, क्योंकि अरब्स अपने आप को बाकी मुसलमानों से अलग ही तस्वुर करते हैं। ये खाली हमारे साउथ एशिया के मुसलमान हैं जो उम्मा का चूरन लेके चलते हैं। अदरवाइज अरब कभी भी अपने बराबर बाकी मुसलमानों को नहीं समझते। अरब के अंदर एक सुपीरियरिटी हिसाब किताब है। एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC, यानी मुसलमान मुल्कों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। मुस्लिम नेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम नेशंस क्यों नहीं लिखा? इस्लामिक कंट्रीज। एक है अरब लीग, अरब की अपनी लीग है। ये एक कौम है। ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे साउथ एशियंस में, मतलब आप देखें तुर्की में जब खिलाफत टूटी 1914 में, तो पूरी दुनिया में कहीं भी खिलाफत मूवमेंट नहीं उठी। कहाँ उठी? भारत में। उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं बना था ना। जो आज का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, ये पूरा ब्रिटिश इंडिया जो था, वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट उठी। ये जो उम्मा का चूरन है ना, ये इनके अंदर है। इनको अपने बराबर का कोई समझता नहीं है। पाकिस्तानी मुसलमान को ये लोग भिखारी समझते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो ये किसी गिनती में ही नहीं समझते अरब। तो ये उम्मा का चूरन निकालें अपने जहन से। अजीज़ दोस्तों, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं परसों तरसों कहीं गया था डॉक्टर के पास, तो वापसी पे ऊबर ली मैंने। तो ऊबर में मैं बैठा ना, तो मेरी वाइफ का फ़ोन आया। तो मैं उसके साथ मजाक मस्ती कर रहा था कि तुम मेरे पे कंट्रोल करती हो, ये वो। फ़ोन रखा ना, तो वो ड्राइवर मुझे कहता है उर्दू में कि आपकी बीवी आपको कंट्रोल करती है। मैंने कहा मजाक कर रहा था यार। तो कहता कितनी है? मैंने कहा क्या? कहते बीवी है। मैंने कहा एक ही है, और कितनी होंगी? कहते नहीं, मेरी 3 है। मैंने कहा तुम कहाँ से हो? कहते अफ़गानिस्तान से हूँ। मैंने कहा 3 बीवियाँ? कहता हाँ 3 बीवियाँ, तीनों को अलग अलग घर रखे। यहाँ इंग्लैंड में भी ये मल्टीपल शादियाँ। मेरे बेल्जियम में मैं रहता था तो कई दोस्तों की 2-2 बीवियाँ थीं, किसी की 3 भी थीं। इल्लीगल है, लेकिन बाकी बीवियों को मिस्ट्रेस रखेल कर स्टेटस मिलता है यहाँ पे। ये देखें, ये औरत को सुने ज़रा। Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that men are naturally lured and tempted by women. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. Allah says it very clearly in the Quran. On top of that, He allowed our men in Islam to have up to 4 wives. Allah picked 4. He didn't say 2, 3, 4. And on top of that, my husband came to me and openly, honestly told me that he wanted multiple wives. Why would I stand in his way? So I tell him, marry only me. And then if you fall into sin, it's your fault. If you get tempted by women at any point in our lives, it's your fault. No, at that point, it's my fault.
It's my fault because I let my ego and my emotions and my selfishness make him fall into something, even though he was openly honest about it and he talked to me, even though Allah allowed it, even though it's permissible in Islam. अब आप मुझे बताएं कि ये मल्टीपल शादियों का प्रचार मुसलमान इतना करते हैं, मैं उसके हवाले से मैं क्या आपको बताऊं। मैंने अभी कल परसों भी मौलाना तारिक मसूद की वीडियो लगाई थी कि 3-3, 4-4 शादियां करें। शादियां सेक्स स्लेव्स, अब आजकल लौंडियों का ज़माना नहीं है ना। शुरू में तो मुसलमान लौंडियाँ ही रखते थे, जिसके पास जितना पैसा इतनी लौंडियाँ रखते थे। हज्जाज बिन यूसुफ था जो बनु उमैया से खिलाफत बनु उमैया का जो कमांडर था, जिसने अपने भतीजे को मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया पे भेजा था। एक और कमांडर तारिक उतैबा बिन मुस्लिम को सेंट्रल एशिया भेजा था। तारिक बिन ज़ियाद कमांडर को यूरोप भेजा था फतूहात हासिल करने के लिए। उसके बारे में कहा जाता है कि सिंध से एक मुसलमान लड़की ने ख़त लिखा था हज्जाज बिन यूसुफ को कि हमें राजा दाहिर ने गुलाम बनाया हुआ है, तुम हमें बचाने आओ। ये सब ढकोसला ड्रामा, ये साउथ एशिया में, इंडिया में ये कहानियां घड़ी गई हैं ब्रिटिश ज़मानों में। लेटर लिखा था। अव्वल तो सिंध में, हिंद में गुलामी का तस्वुर ही नहीं था। ठीक है, उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ के अपने हरम में 5000 लोंडिया गुलाम सेक्स स्लेव्स मौजूद थी। इनका काम ही यही है। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने ऐलान किया है कि इनफ इज़ इनफ। अब हम क्रैकडाउन करेंगे इलीगल माइग्रेशन के ऊपर। इलीगल माइग्रेशन का मसला बहुत दिनों से, बहुत महीनों से चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इनको 4 स्टार 5 स्टार होटलों को पूरा खाली करा के उसमें रखा जा रहा है। और ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे मतलब लोकल पॉपुलेशन सड़कों पे आ गई है। क्योंकि एक मिसाल है, किसी इलाके में 1200 लोग रहते हैं गोरे, और वहाँ पे 300-400 ये इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ पे डाल दिए हैं। इलीगल माइग्रेंट्स सारी बदतमीज़ी की हदें पार करते हैं। 12-12, 14-14 साल की लड़कियों लड़कों को छेड़ते हैं। रेप के वाक़यात बढ़ गए हैं, लूट मार के वाक़यात बढ़ गए हैं, और इनको ये समझते हैं कि इनको सब खुली छूट है। रवांडा अफ्रीका का मुल्क है, वहाँ उन्होंने कॉन्टेक्ट किया यहाँ की जो होम मिनिस्टर हैं सिल्वा, तो उसने कॉन्टेक्ट किया उनसे कि भाई हम आपको पैसे देंगे और आप इन इलीगल माइग्रेंट्स को वहाँ रखें। उसके खिलाफ लेबर पार्टी खड़ी हो गई, उसके खिलाफ यहाँ के लिबरल लेफ्ट सारे खड़े हो गए कि नहीं, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है वगैरह वगैरह। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड के मामला बहुत ख़राब हैं। एक तो यहाँ पे स्ट्राइक्स, कल एम्बुलेंसों की हड़ताल थी। पिछले दिसंबर से लेके अब तक कोई 15 स्ट्राइक ट्रेनों की हो चुकी हैं, बसों की हड़तालें, नर्सिस की हड़ताल, और ये सारी हड़तालें पे राइज के लिए हैं कि तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी पगार बढ़ाओ। इसलिए कि महंगाई इतनी हो गई है, पगारें उस हिसाब से बढ़ नहीं रही। अभी पगार बढ़ाने के लिए इनके तो ख़जाने खाली हो रहे हैं, इनके पास तो पैसा नहीं है। ब्रिटिश सरकार के पर इतना कर्जा चढ़ गया है और इनके पास तो पैसा ही नहीं है। डॉक्टरों का हाल ख़राब है, वेट लिस्ट लंबी लंबी है। मेरी खांसी का जो मसला था उसके लिए कब से मैं अपॉइंटमेंट मांग रहा हूँ, तो मुझे ये 9 तारीख को मंडे को डॉक्टर का फ़ोन आया, फ़ोन की अपॉइंटमेंट दी। हाँ भाई, क्या मसला है? मैंने कहा भाई आप मुझे बुला नहीं रहे हो, आप मुझे फ़ोन पे मेरे को क्या देखोगे, मसला क्या है? मैंने बताया, मैंने कहा ये सांस में बड़ा मसला होता है सोते वक्त, खांसी का मसला है। उसने कहा अच्छा आपकी ब्लड में शुगर बढ़ गई है, बगैर कोई टेस्ट के, बगैर किसी चीज़ के। अब आप ऐसा करें, मैं आपको नर्स के साथ अपॉइंटमेंट दे रही हूँ एंड ऑफ जनवरी, नर्स के साथ, खाली वो ब्लड टेस्ट वगैरह लेगी उसके लिए।
उसके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद यानी अब पता नहीं फरवरी मार्च में मुझे देखेगी, तब तक आदमी खांस खांस के मर जाए। मैंने कहा मैडम मेरा ये हाल है, मैं नींद ना होने की वजह से मेरी बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा मैं आपको एंटीबायोटिक दे देती हूँ। उसने एंटीबायोटिक लिख दी है। अब 9 तारीख को लिख दी थी, 10 तारीख को आई एंटीबायोटिक। अब 2 दिन से मैं खा रहा हूँ एंटीबायोटिक, तो गुजारा चल रहा है। खांसी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, नींद का मामला काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। ये है सिचुएशन। ऋषि सुनक ने 5 इमरजेंसी स्टेप्स दिए हैं कि महंगाई को आधा करना है, इन्फ्लेशन जो हो गया है उसको आधा करना है। टारगेट हैं ये, खाली बातचीतें हैं, कुछ नहीं होगा। इकोनॉमी को ग्रो करना है, कर्जा जो है ब्रिटिश सरकार पे उसको कम करना है, डॉक्टरों की वेट लिस्ट को कट करना है, और ये जो किश्तियां आ रही हैं इलीगल माइग्रेंट्स को की, उनको वो करना है। अब कुछ भी हो, ये 5 चीज़ें वाकई इस वक्त इंग्लैंड की जान निकाल ली है और लोगों में हाल ख़राब है। ये जो इतनी स्ट्राइक्स हो रही हैं, इसकी बुनियादी वजह ये पे राइज है। फिर सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो ये मेरी बहन कुछ कह रही हैं। रियलिटी ऑफ मोस्ट सेक्युलर एंड प्रोग्रेसिव कंट्रीज। फ्रांस वर्ल्ड की सबसे सेक्युलर कंट्री है, लेकिन उन्होंने चार्ली हेब्डो के कार्टून्स लगाए, हिजाब बैन किया और मिडिल ईस्ट में क्रिश्चियन स्कूल्स की फंडिंग डबल की। यूएस लॉज डिराइव ही क्रिश्चियनिटी से हुए हैं। यूएस कांग्रेस हर साल एक क्रिश्चियन ब्रेकफास्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, जहां यूएस प्रेसिडेंट क्रिश्चियन मेथड से गैदरिंग को एड्रेस करता है और प्रेयर्स लीड करता है। यूके के अपर हाउस में 26 सीट्स केवल चर्च ऑफ इंग्लैंड के बिशप्स के लिए आरक्षित है। डेनमार्क, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव है, वहां लॉ है कि रिफ्यूजीज की ज्वेलरी और कीमती वस्तुएं जब्त कर ली जाएं। और इंडिया का हाल देखिए, हिंदू मक्खी मच्छरों की तरह मारे जा रहे हैं, पर सेक्युलर प्रेशर इतना है कि ना कानून कुछ कह रहा है ना गवर्नमेंट। इंटरनेशनल मीडिया और सेक्युलर से हम कब तक डरेंगे? वर्ल्ड रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। अब इनका अपना सेक्युलरिज्म है। जब जो बाइडेन इलेक्शन जीतता है, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतता है, तो जीतने के बाद सीधा अपनी बीवी को लेकर चर्च जाते हैं, बाइबल पे हाथ रख के अपनी कसम उठाते हैं, कोई नहीं भूलता। भारत में 2019 में इलेक्शन होते हैं, मोदी जी केदारनाथ चले गए, पूरी दुनिया में हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट, देखो वो मंदिर में जाके बैठ गए। दुनिया तो छोड़े, अपने भारत में कांग्रेस और ये राणा अय्यूब टाइप के और प्रिंट और पता नहीं कौन कौन से इनके वायर सब शुरू हो गए। मोदी जी मंदिर जाए तो इनके लिए मसला है, ट्रंप जाए, बाइडेन जाए चर्च, कोई इश्यू नहीं है। क्रिसमस धूमधाम से मनाएं, ईद धूमधाम से मनाएं, ईस्टर धूमधाम से मनाएं। बात आ जाए कि हिंदू फेस्टिवल्स की, ओ पोल्यूशन होता है, ओ ये होता है, ओ पानी ज़ाया करते हो, ये करते हो, ये एक मसला है। अजीज़ दोस्तों, ये एक ख़बर है, ज़रा पुरानी है, लेकिन बहरहाल ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। स्वीडन की पुलिस ने औरतों से कहा है कि नॉर्थ अफ्रीकन कौन है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। नॉर्थ अफ्रीकन माइग्रेंट्स, अरब जो आए हैं, इसकी वजह से रेप और गैंग रेप बहुत बढ़ गए हैं। तो स्वीडन की पुलिस चीफ ऑस्टरसंड स्टीफन जर्नर्ड ने औरतों से कहा है कि सूरज ढलने के बाद घर से नहीं निकला करो, क्योंकि आपका रेप हो सकता है या इससे भी बुरा हो सकता है। पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन आपको सीरियस इंजरी, डेथ ऑफ विक्टिम्स तक हो रही हैं, तो इसलिए घरों से नहीं निकलें। ये सिर्फ बार में नहीं हो रहा, ये सड़कों पे भी हो रहा है। जो औरतें काम पे जाती हैं, काम से वापस आ रही होती हैं, इनके साथ भी हो रहा होता है। ये स्वीडन जैसे मुल्क में हो रहा है, जहाँ पे पूरी रात लड़कियां घूमती थी, कोई बोलता नहीं था। लेकिन ये हमारे मुसलमान भाइयों ने स्वीडन के लोगों की भी ज़िंदगी हराम कर दी है। वैसे ही यहाँ पे इंग्लैंड में भी
सिचुएशन ख़राब है। अजीज़ दोस्तों, दो चार छोटी छोटी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। हीथ्रो एयरपोर्ट पे एक पैकेट पकड़ा गया है जो पाकिस्तान से भेजा गया था, उसमें से यूरेनियम निकला है। यूरेनियम एटम बम बनाने में इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। यूके पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये ऐसे ही गलती से तो किसी ने नहीं भेज दिया। वो भाई साहब यूरेनियम है, आम मार्केट में नहीं मिलता। ये इतना महंगी प्रोडक्ट है और ये स्पेशली आर्मी के भी आम लोगों के हाथ में नहीं जाता। ये तो जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें काफ़ी सुरक्षा के साथ रखा जाता है। ऐसे ही कैसे पैकेट में आ गया? और पाकिस्तान से वो पैकेट रवाना हुआ है। इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए, पूरा इसका देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान से क्या शरारत हुई है। अजीज़ दोस्तों, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद के दरमियान स्पाइट टेक की सप्लाई का एग्रीमेंट हुआ है। बांग्लादेश को इज़राइल स्पाइट टेक एक टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा। अजीज़ दोस्तों, एक अच्छी खबर है कि कश्मीर फाइल्स RRR ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं और RRR का जो गाना है नातो नातो, वो गोल्डन ग्लोब म्यूज़िक अवार्ड जीतने वाला पहला एशिया का गाना बना। गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, जिस पे भारत के लेफ्ट और वो उनमें मिर्चें लगी हैं। लेकिन बहरहाल एक और छोटी सी खबर है कि WWE जो रेसलिंग की एक वो है, वो सऊदी अरब ख़रीदने के लिए जा रहा है। वेंस मैकमोहन जो कि रिटायर हो गया था और अपनी बेटी को चेयरमैन बना दिया था कंपनी का, वो वापस चेयरमैन बन गया है। बेटी ने रिज़ाइन कर दिया है और सुना है कि सऊदी अरब को ये बेचने की वो हो रही है। अजीज़ दोस्तों, एक आखिरी खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी एक रशिया के हवाले से खबर आई है कि वेडनेसडे को, लास्ट वेडनेसडे को, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो हेलसिंकी फिनलैंड में बेस्ड है, उसने लिखा है कि रशिया को पेट्रोल सस्ता बेचने की वजह से रोज़ का 160 मिलियन यूरो का नुकसान हो रहा है। यूरो डॉलर तकरीबन सेम है करेंसी। 160 मिलियन डॉलर का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 5 बिलियन डॉलर महीने का नुकसान हो रहा है रशिया को, क्योंकि G7 ने इसमें प्राइस कैप की हुई है और 5 फरवरी से की डेडलाइन है कि यूरोपियन यूनियन ने अपने सारे 27 मेंबर्स को कहा है कि रशिया से पेट्रोल लेना बिल्कुल बंद करो। रशिया इस वक्त रोज़ का 640 मिलियन यूरो पर डे पेट्रोल की सेल से कमा रहा है, जो कि रशिया यूक्रेन वार से पहले 1000 मिलियन यूरो पर डे था, लेकिन अब 640 मिलियन पे आ गया है। रशिया की जो फेडरल बजट है उसका 40% पेट्रोल की सेल से आता है, लेकिन अब रशिया को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखें, ऑफ कोर्स रशिया को इन सैंक्शंस की वजह से नुकसान तो हो रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ताकि रशियंस में एक वो आ जाए फ्रस्ट्रेशन। लेकिन ये है कि रशिया को अभी इन सैंक्शंस का वो असर नहीं पड़ रहा जो यूरोप को पड़ रहा है। और इस रिसर्च सेंटर ने रशिया के ऊपर तो बात लिख दी, ज़रा यूरोप का भी तो बताओ ना कि क्या हाल है। यूरोप का आम आदमी, रशिया में तो हम कहीं नहीं देख रहे कि इन्फ्लेशन की वजह से लोगों का हाल ख़राब है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो आपको हाल पता है, यहाँ पे तो इन्फ्लेशन के मारे क़यामत आई हुई है। तो इस पे भी ज़रा बात करें। तो ये यूरोपियंस का पुराना हिसाब किताब है, अमेरिकन यूरोपियंस का,
अपने गिरेबान में झांकेंगे नहीं, बाकियों को टारगेट करना इनका काम है। अजीज दोस्तों, थैंक यू।